हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। ओके, इस वीडियो का ये है आपका पार्ट नंबर 1 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की वर्कशीट नंबर 1। ओके, इस वर्कशीट 1 के अंदर हम जो इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है उसके अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो भी क्वेश्चंस जो है तैयार मतलब होंगे ना उसकी फॉर्म में मैं आपको क्या करूंगी, यहाँ पे प्रिपरेशन कराऊंगी। ओके, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या करना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर किससे करेंगे, जो भी आपके मतलब फ्रेंड्स हैं क्लास 7 के या जो ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं उसको ये वीडियो क्या करेंगे, आप शेयर जरूर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम तैयार करते हैं वर्कशीट नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू मैप्स ऑफ इंडिया मेड इन 1154 एंड 1720। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको क्या बताना है कि मतलब दो मैप बने हैं। ओके, एक तो बने हैं 1154 के अंदर और दूसरा मैप बना है 1720 के अंदर। तो दोनों मैप के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस के अंदर आपको लिखना है। तो मतलब जो 1154 के अंदर जो मैप 1 बना है उसके बारे में पूरा बताना है। इसके अलावा जो 1720 के अंदर जो मैप बना है उसके बारे में आपको पूरा बताना है। ठीक है ना, तो इसके अंदर से मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगी कि जितने भी मतलब इसके अंदर वन वर्ड वाले आंसर हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, वो सब भी आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो मैप 1 है वो किसने बनाया था, वो नाम आपको ध्यान रख लेना है, अल इदरसी ने बनाया था। ठीक है, और ये क्या थे, एक अरब कार्टोग्राफर थे। ठीक है, मतलब ये कौन से अरब देश के अंदर रहते थे ना, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अरब कार्टोग्राफर। अब कार्टोग्राफर क्या होता है, जो मैप बनाता है उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है ना, तो जो मैप 1 है वो अल इदरसी ने बनाया था और कौन से ईयर में बनाया था, 1154 सीई के अंदर, मतलब सीई का मतलब होता है कॉमन एरा के अंदर बनाया था। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने बताया कि जो दूसरा मैप जो है वो किसने बनाया है, तो दूसरा मैप जो है वो बनाया है एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था। वो मतलब कहाँ रहता था, फ्रेंच में रहता था। ठीक है ना, और उसने जो सेकंड मैप 2 बनाया था वो बनाया था 1720 के अंदर बनाया था। अब हमने ये तो देख लिया कि मैप 1 किसने बनाया, कौन से ईयर में बना, मैप 2 जो है वो किसने बनाया, कौन से ईयर में बना, लेकिन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो हमें क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले जो मतलब जो अल इदरसी का जो मैप था ना उसके अंदर मतलब साउथ इंडिया जो है वो कहाँ पे बताया गया, जो हमारे इंडिया का अंदर जो नॉर्थ इंडिया है ना वहां पे उसने बता दिया था साउथ इंडिया को। ओके, अब मतलब पोजीशन बदल दी, नॉर्थ इंडिया की जगह उसने क्या बताया, साउथ इंडिया बताया। ठीक है, और दूसरा आज हम इंडिया का मैप देते हैं तो श्रीलंका कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है, लेकिन जो अल इदरसी का मैप है उसके अंदर श्रीलंका कहाँ आता है, टॉप के अंदर आता है। ठीक है, ये मतलब उसके मैप के अंदर बताया गया था। ठीक है, अब जो अल इदरसी के मैप के अंदर जितने भी कंट्री के जो नाम थे वो कौन सी लैंग्वेज में थे, अरेबिक लैंग्वेज में थे। ठीक है, तो जैसे कन्नौज है, ठीक है ना, तो कन्नौज को अरेबिक के अंदर कैसे लिखा जाता था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। कन्नौज कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर बहुत सारे मैंने आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, इस तरीके से भी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो जिस जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो आपको अपने माइंड के अंदर क्या कर लेना है, उसको सेट कर लेना है। ये है मैप 1 के बारे में पूरा का पूरा। ओके, अब है आ जाइए मैप 2 के ऊपर। तो जो मैप 2 है वो किसने बनाया था, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था, 1720 के अंदर बनाया था, ये बात आपको पता है। लेकिन जो ये मैप 2 जो है वो मैप 1 के कितने सालों बाद बना था, 600 सालों बाद, 600 इयर्स बाद बना था। तो ये जो मैप 2 बना था इसके अंदर मतलब इतने टाइम बाद बना ना, 600 सालों बाद, तो इसके अंदर बहुत सारे टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुए, बहुत सारे चेंजेस आए। तो ये जो मैप जो था आज हमारा जो इंडिया का मैप है उससे काफी क्या है, ये मिलता जुलता मैप है। क्लियर, ठीक है ना, और इस मैप के अंदर कोस्टल एरियाज मतलब जितने भी सीज हैं, रिवर्स हैं, वैली हैं, इन सब के मतलब सॉरी वैली नहीं, रिवर्स, इनके बारे में, सी और रिवर, इनके बारे में हमें क्या किया गया है, इसके अंदर काफी कुछ बताया गया है। ठीक है ना,
अब इसके अंदर ये है कि ये जो मैप जो है वो कौन लोग यूज करते थे, तो मतलब जो यूरोपियन सेलर्स होते थे, मर्चेंट होते थे, तो वो अपना रास्ता देखने के लिए क्या करते थे, वो मैप 2 को क्या करते यूज करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अगर मैप 1 के बारे में पूछा जाए तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं, क्लियर। ये सारे पॉइंट आपको मैप 1 के बारे में लिखने हैं, जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है ना। अगर आपको मैप 2 के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये वाला पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है, ये सारा मैप 2 के बारे में क्या करता है, आपको बताता है। तो इसके अंदर आपको सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मैप 1 के बारे में, मैप 2 के बारे में सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस पूछा जा सकता है। और अगर छोटे इन शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाए तो मतलब मैप 1 किसने बनाया, कौन से ईयर में बनाया, ये आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है इस टॉपिक से रिलेटेड, इसमें है कि व्हाट प्रिकॉशंस हिस्टोरियन शुड फॉलो व्हाइल रीडिंग द मैप्स। मतलब जो हिस्टोरियंस होते थे, मतलब जो मतलब पास्ट की हिस्ट्री के बारे में पता करते थे, तो जब वो मतलब मैप की रीड करते थे तो उस समय वो क्या क्या प्रिकॉशंस जो है वो यूज करते थे। तो इसके अंदर आपको ये मतलब प्रिकॉशंस के बारे में मतलब इसके बारे में लिखना है। ओके, अब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो हिस्टोरियंस होते थे वो क्या करते थे, मतलब क्या करते थे, जो पास्ट की जो हिस्ट्री होती थी उसको क्या करते थे, वो फाइंड आउट करते थे, उसको पढ़ते थे, ठीक है ना। अब वो अगर उनको पास्ट की हिस्ट्री पढ़नी है तो वो किन किन चीजों को पढ़ेंगे, मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट के अंदर अगर कोई मैप है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई टेक्स्ट है, तो उसको क्या करते थे, वो रीड करते थे, ठीक है ना। और उसके अंदर जो भी कंटेक्स्ट होता था उसको बहुत ध्यान से पढ़ते थे, बहुत सेंसिटिवली पढ़ते थे, ठीक है ना, कि उसके अंदर लिखा क्या है, क्योंकि वो एक डिफरेंट लैंग्वेज, संस्कृत है, प्राकृत है, इन लैंग्वेज में भी क्या करे जाते थे, वो लिखे जाते थे, ठीक है ना। पहली चीज तो ये कि बहुत ज्यादा सेंसिटिवली पढ़ते थे उसके अंदर क्या लिखा है। दूसरा है कि वो जिस भी चीज की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल वो मुगल एम्परर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वो उसका पूरा बैकग्राउंड, जैसे मुगल एम्परर का जो बैकग्राउंड होगा उसके बारे में भी क्या करते थे, वो पूरा अपने दिमाग के अंदर क्या करते थे, उसके बारे में भी वो ध्यान में रख के उस मैप्स, डॉक्यूमेंट और जो भी टेक्स्ट मिलता था उसकी वो स्टडी करते थे, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे जैसे मतलब पीरियड टू पीरियड, जैसे पहले मैप 1 बना, फिर मैप 2 बना, तो दोनों मैप के अंदर ही क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो मतलब साइंस ऑफ कार्टोग्राफी जो है वो पीरियड टू पीरियड, मतलब एक टाइम के बाद जो होती है उसके अंदर भी क्या हुआ, काफी जो है चेंजेस हुए, ठीक है ना। तो आपको तो क्या करना है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे आंसर बताया है कि क्या प्रिकॉशन से वो यूज करते थे, तो बहुत सेंसिटिवली पढ़ते थे। और किसी भी चीज की वो पास की हिस्ट्री कर रहे हैं, मतलब वो पढ़ रहे हैं, तो उसका जो जिस हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं उसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो पूरा अपने माइंड में रख के क्या करते थे, वो जितने भी मैप्स होते थे, डॉक्यूमेंट होते थे, वो टेक्स्ट को क्या करते थे, वो पढ़ते थे, ठीक है ना। ये यहाँ पे बताया गया और आपको ये लिखना है यहाँ पे। ओके, अब ये आपकी जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर हम देख लेते हैं मैप 1 कहाँ है। तो सबसे पहले है ये आपका मैप 1, ठीक है, जिसके बारे में क्या लिखा गया है कि जो मैप 1 जो है वो कौन सी सेंचुरी के अंदर बना था, 12th सेंचुरी के अंदर बना था, ठीक है ना। मतलब 1154 के अंदर बना था ना, मतलब 12th सेंचुरी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर आपको जितने भी प्लेसेस नेम है वो देखेंगे आप, ये अरेबिक लैंग्वेज के अंदर बताए गए हैं, ठीक है। अल इद्रिसी ने बनाया है इसको। और इसके अंदर जहाँ पे नॉर्थ इंडिया है वहाँ साउथ इंडिया बताया गया है। और जो श्रीलंका है उसके अंदर आपको मतलब श्रीलंका जो है वो टॉप के अंदर बताया गया, जबकि वो श्रीलंका जो है वो कहाँ पे है, अभी हमारे मैप के अंदर सबसे नीचे की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया था। यहाँ से आपको ये कार्टोग्राफर क्या होता है, जो मैप बनाता है उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं, ये आपको यहाँ से तैयार करना है। इसके बाद में ये जो मैप 2 जो है, ये मैप 2 जो है वो बहुत ही मतलब किसने बनाया था, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बताया था। इसमें उन्होंने श्रीलंका की जो पोजीशन है, ये बिल्कुल जो हमारा अभी इंडिया का जो मैप है ना, बिल्कुल उससे मिलता जुलता मैप है, ठीक है ना। ये जैसे इंडिया का मैप था ना, जैसे इंडिया के मैप में श्रीलंका नीचे है, तो इसमें भी मैप 2 के अंदर श्रीलंका के नीचे इसको बताया गया, ठीक है ना। और ये यहाँ पे जो मैप 2 है उसके बारे में कुछ बताया गया कि अर्ली 18th सेंचुरी, मतलब 720s में बना ना, मतलब अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर बना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक एटलस बुक से हमें मिला है। ये एटलस का नाम भी जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है, ठीक है। और ये हो गया। इसके अंदर आपको कोस्टल एरियाज, मतलब सी के बारे में बताया गया है, रिवर के बारे में बताया गया है यहाँ पे। जैसे ये बंगाल, मतलब ये जो है ना बीच में ये जो एरिया है ये सी वाला एरिया है। इसके अंदर रिवर के नाम भी आपको क्या किए गए हैं, यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक जो या जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, इसके अंदर जिस सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको क्या करा दिए हैं, तैयार करवा दिए। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करेंगे आप, वीडियो को देखने के बाद ही आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ओके, इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ओके, आज हम इस चैप्टर की पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 2। ओके, वर्कशीट नंबर 2 को पढ़ने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप, और इसको क्या करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। ओके, शेयर किसको करना है, जो आपके क्लास 7 के जो फ्रेंड्स हैं, जो ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनको आप ये वीडियो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल के बारे में बता सकते हैं, जिसका नाम है लुक एंड लर्न क्लासेस। ओके, तो सबसे पहले हम वर्कशीट 2 जो है उसका टॉपिक देख लेते हैं। अब जो वर्कशीट 2 है उसके अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा, आपकी बुक का जो टॉपिक रहेगा वो है न्यू एंड ऑल्ड टर्मिनोलॉजी। ओके, मतलब कुछ वर्ड जैसे मतलब ऑल्ड टर्मिनोलॉजी का मतलब हो गया कि पुराने टाइम के अंदर किसी वर्ड का मीनिंग कुछ होता होता था, लेकिन न्यू टर्मिनोलॉजी का मतलब आज उस वर्ड का मतलब जो है वो अलग है, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है इस वर्कशीट के अंदर हम न्यू एंड ऑल्ड टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वो सब हम क्या करने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बताया गया है कि डज द इंफॉर्मेशन गिवन इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स चेंजेस ओवर द ईयर्स। ओके, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जैसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं। जैसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में कोई भी आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिल सकती है, ठीक है, कोई भी इंस्क्रिप्शंस मिल सकता है, ठीक है। तो उस ये सब क्या होते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। इस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से आपको क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो टाइम के मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनके जो इंफॉर्मेशन, जो इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, ठीक है ना। मतलब पहले कोई टॉप मतलब वर्ड है उसका पहले मीनिंग अलग था, लेकिन आज जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उस वर्ड का मीनिंग जो है वो अलग हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदुस्तान, पहले जो हिंदुस्तान वर्ड था उसका मतलब अलग था, लेकिन आज हम हिंदुस्तान को बोलते हैं इंडिया, लेकिन उस समय हिंदुस्तान का मतलब अलग था और आज इंडिया का मतलब जो है वो अलग है। तो कहने का मतलब मैंने फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है कि जैसे हमें बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत तरह की जो लैंग्वेजेस जो होती है, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस जो होती है में वो लिखे जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, और ये जो लैंग्वेजेस जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेडिवल पीरियड के अंदर जो पर्शियन लैंग्वेज है वो आज जो मॉडर्न टाइम के अंदर जो पर्शियन लैंग्वेज है वो उससे मतलब ये दोनों लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, इन दोनों में हो सकता है ग्रामर मतलब ग्रामर वाला डिफरेंस हो सकता है, वोकेबलरी वाला डिफरेंस हो सकता है इन लैंग्वेजेस में, यहाँ तक कि कुछ मतलब वर्ड्स होते हैं उनके जो मीनिंग होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको ये सारी चीजें जो है वो मेंशन करनी है कि मेन यही बताया गया है कि जो मेडिवल पीरियड के अंदर जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो आज जो मॉडर्न पीरियड के अंदर जो पर्शियन लैंग्वेज है वो एक दूसरे से डिफर है। डिफर किन किन बेसिस पे है, ग्रामेटिकल मतलब ग्रामर के बेस पे, मतलब उसके अंदर डिफरेंसेस है, वोकेबलरी के बेसिस के पर डिफरेंस है, यहाँ तक कि जो मीनिंग के वर्ड्स होते हैं उनके अंदर भी क्या है, डिफरेंसेस है। ओके, तो इसके अंदर ये सारा आंसर जो है वो आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन 2 है, हाउ हैज द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरी। मतलब हिंदुस्तान वर्ड जो है उसका जो मीनिंग है वो कैसे सेंचुरी मतलब बीतती गई और उसका मीनिंग जो है वो कैसे चेंज होता गया, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको बताना है कि जैसे 13 सेंचुरी है उसके अंदर मिन्हाज ई सिराज थे, उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान वर्ड जो है उस टर्म का क्या किया था, यूज किया था। ओके, अब उसने हिंदुस्तान टर्म को तो यूज कर लिया, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो उस समय क्या होता था कि जो पंजाब है, ठीक है, पंजाब है, हरियाणा है, और जो गंगा और यमुना जो रिवर होती थी उनके जो बीच का जो एरिया होता था उसका वर्ड मतलब उसका मतलब जो होता था उस समय हिंदुस्तान होता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो मिन्हाज ई सिराज थे उसने मतलब हिंदुस्तान वर्ड का मतलब पॉलिटिकल सेंस में क्या बताया कि जहां पे दिल्ली सल्तनत का क्या हो, पावर हो। ओके, तो उस जगह को भी उन्होंने क्या बताया था, हिंदुस्तान वर्ड जो है टर्म से उसको यूज किया था, ठीक है। लेकिन इस हिंदुस्तान टर्म के अंदर साउथ इंडिया जो है वो उस समय इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। तो ये आपको मिन्हाज ई सिराज ने 13 सेंचुरी के अंदर जो हिंदुस्तान टर्म है उसका मतलब जो है वो यहाँ पे बताया है इस पॉइंट के अंदर, ठीक है ना।
अब जो दूसरा पॉइंट है उसके अंदर जो 16th सेंचुरी है, मतलब 16वीं शताब्दी के अंदर बाबर ने भी हिंदुस्तान टर्म जो है उसको वर्ड को यूज किया था, लेकिन उसने हिंदुस्तान टर्म को मतलब यूज किया था, लेकिन उसका मीनिंग उस समय अलग था। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी थी, उसके अंदर जितने भी फोना थे, जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी उसके अंदर रहने वाले जो मतलब पर्सन होते थे, उनका जो कल्चर है, उसने उस मतलब उसके रूप में हिंदुस्तान टर्म का जो है वो मतलब बताया था। ठीक है ना, तो देख लीजिए जो 13th सेंचुरी के अंदर हिंदुस्तान का मतलब अलग है, 16th सेंचुरी के अंदर जो बाबर है उसने हिंदुस्तान का मतलब अलग बताया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे सेंचुरी बीतती जा रही है और उसका मीनिंग जो है वो हिंदुस्तान का अलग होता जा रहा है। ठीक है ना, अब ये जो 14th सेंचुरी जो थी, 14th सेंचुरी के अंदर अमीर खुसरो ने एक हिंद टर्म जो है उसका मतलब टर्म का यूज किया था, हिंद टर्म को। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको, 14th सेंचुरी ध्यान रखना है, अमीर खुसरो ध्यान रखना है, टर्म हिंद ध्यान रखना है। लेकिन इस टर्म हिंद का मतलब वही था जो बाबर ने हमें 16th सेंचुरी के अंदर जो हिंदुस्तान का मतलब बताया था ना, वही मतलब जो था वो हिंद का था। ठीक है ना, अब ये इतनी बात समझ में आ गई। तो मतलब 13th सेंचुरी में अलग था, 14th सेंचुरी में अलग है, 16th सेंचुरी में मतलब अलग है। ठीक है ना, तो ये आप देख रहे हैं कि एक ही टर्म है उसका मतलब ओल्ड मतलब पहले के टाइम में उसका मीनिंग अलग होता था, अभी जो है उसका टाइम मतलब जो है मीनिंग अलग हो गया है। लेकिन आज जो है हम हिंदुस्तान को क्या बोलते हैं, इंडिया कहते हैं, ये बताता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हिंदुस्तान वर्ड जो यूज किया जाता था ना, उसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल और नेशनल मतलब मीनिंग नहीं था उसका। ठीक है ना, मतलब एक कोई भी एक एरिया होता था उसको हिंदुस्तान वर्ड कह दिया। लेकिन इंडिया का मतलब ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर जो 29 स्टेट जो है वो सब पूरे के पूरे स्टेट मिलके वो क्या बनाते हैं, इंडिया बनाते हैं। ठीक है ना, तो हिंदुस्तान जो है उसका मतलब ओल्ड टर्मिनोलॉजी हो गई, और इंडिया जो है वो न्यू टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। ओके, अभी हमारा जो क्वेश्चन 3 है उसके अंदर बताया गया है कि हाउ आर हिस्टोरियंस टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज एज दे गो ऑन चेंजिंग विद टाइम। तो मतलब जो हिस्टोरियंस जो होते थे वो कैसे केयरफुल रहते थे किसी भी टर्म की, जब वो स्टडी करते थे, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता था वो बहुत किसी भी टर्म को अगर पढ़ रहे हैं उसके बारे में, तो उसको बहुत ही वो केयरफुली पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि उसका जो मतलब टर्म का जो मीनिंग जो होता था वो जैसे जैसे सेंचुरी बीतती जाती थी, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता था, उसका वर्ड का मीनिंग जो है वो अलग होता जाता था। तो अभी हमने हिंदुस्तान टर्म को यूज किया था, उसका एग्जाम्पल देखा था, लेकिन अब हम देखेंगे फॉरनर जो टर्म है उसका मतलब हम देखेंगे। ठीक है ना, तो इसमें ये बताया गया है कि आज के टाइम में फॉरनर का मतलब वो होता है कि जो इंडियन नहीं हो, जो इंडिया के जो बाहर का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरनर्स कहते हैं। ठीक है, अब मेडिवल पीरियड के अंदर फॉरनर्स का मतलब क्या होता था, मतलब कोई स्ट्रेंजर। ठीक है ना, जिसको जो आपकी क्या हो, सोसाइटी का नहीं हो, आपके कल्चर का नहीं हो, तो उसको क्या बोला जाता था, फॉरनर्स कहा जाता था। मेडिवल पीरियड के अंदर फॉरनर्स का मतलब जो है वो अलग होता था। ठीक है, अब जो हिंदी लैंग्वेज है उसके अंदर जो मतलब फॉरनर्स जो होते थे उसको परदेसी बोला जाता था। ठीक है, और पर्शियन लैंग्वेज जो होती थी उसके अंदर फॉरनर्स को बोला जाता था अजनबी। ठीक है, अब एक और बात है कि जैसे कोई सिटी में रहने वाला है, ठीक है, वो कहाँ चला गया, फॉरेस्ट में चला गया, तो उसको भी उस समय क्या बोला जाता था, फॉरनर्स बोला जाता था। आज तो हम क्या कहते हैं, इंडिया से बाहर से आता है ना तो उसको हम फॉरनर बोलते हैं, लेकिन पहले के टाइम में ऐसे नहीं होता था। ठीक है ना, अब यहाँ पे बताया गया था कि लेकिन जो दो आदमी है, दो किसान है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, जो क्या रहते हैं, सेम विलेज में रहते हैं, वो मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, फॉरनर्स नहीं होंगे। चाहे वो मतलब अलग रिलीजियंस के हों, अलग रिलीजियंस का मतलब कोई एक किसान अगर हिंदू है, एक किसान मुस्लिम है, ठीक है ना, और अलग अलग कास्ट के हो, एक ब्राह्मण हो, एक शूद्र हो, तो वो अलग अलग कास्ट के हो, अलग अलग रिलीजियंस के हो, तो वो मतलब क्या होंगे, फॉरनर्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना, तो पहले के मतलब यहाँ पे आपको समझ में आएगी जो फॉरनर्स मतलब जो थे, तो आज के टाइम में फॉरनर्स का मतलब अलग है। आज जो हम फॉरनर टर्म यूज करते हैं वो उसका सेंस अलग है, लेकिन पहले के टाइम में जो फॉरनर्स वर्ड जो है वो यूज किया जाता था, जैसे मेडिवल पीरियड में उसका मतलब अलग होगा, हिंदी भाषा में अलग होगा, पर्शियन लैंग्वेज में अलग होगा। कोई गांव सिटी से कोई आदमी फॉरेस्ट में आ जाता है उसको भी फॉरनर्स कह देते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपको इसके अंदर ये सारे पॉइंट जो है क्या करने हैं, कवर करने हैं। ओके,
यहाँ पे आपका ये जो वीडियो का जो टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आपको एक एक लाइन जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स सब बनेंगे यहाँ पे, और एक फुल क्वेश्चंस भी बन सकता है। तो आपको ये वीडियो जो है जरूर पसंद आएगा। तो क्या करना है आपको, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे इसकी वर्कशीट नंबर 3 और ये हमारा है वीडियो का पार्ट नंबर 3। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद में या इस वर्कशीट को पूरी पढ़ना है आपको, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना है। तो इस वीडियो को एंड मतलब देखने के बाद में, पूरा देखने के बाद में आपको क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद में इस वर्कशीट नंबर जो 3 है उसके अंदर जो मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और उसको शेयर जरूर करना है। ओके, जो आज की हमारी वर्कशीट नंबर 3 है उसका टॉपिक है हिस्टोरियन एंड दियर सोर्सेज। मतलब टॉपिक के अंदर ये बताया गया है कि जो हिस्टोरियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। अगर वो हिस्टोरियंस किसी पास्ट की किसी भी जगह मतलब पीरियड की हिस्ट्री की स्टडी करता है तो कोई ना कोई सोर्सेज जो होता है वो यूज जरूर करता है, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर वही सोर्सेज के बारे में आपको क्या किया गया है, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन नंबर है कि व्हाट आर द सोर्सेज यूज्ड बाय द हिस्टोरियन टू स्टडी द पास्ट, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी हिस्टोरियंस जो है वो क्या करता है, पास्ट की हिस्ट्री की स्टडी करता है तो वो कौन कौन से मतलब कौन कौन से सोर्सेज जो होता है वो उसको यूज करता है। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है। तो इसके अंदर आपको ये जो लाइन जो मैंने यहाँ पे दी गई है ना कि कोयंस है, इंस्क्रिप्शंस है, आर्किटेक्चर है, टेक्सचर रिकॉर्ड है, तो ये लाइन जो है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब कोई भी हिस्टोरियंस जो है वो अगर पास्ट की हिस्ट्री की मतलब पास्ट के बारे में पता करना है किसी भी टाइम के मतलब पास्ट के बारे में, जैसे अभी तो प्रेजेंट है लेकिन हमें पास्ट के बारे में पढ़ना है, तो वो जो हिस्टोरियंस लोग होते थे वो किस किस का यूज करते थे, कॉइन्स जो सिक्के होते थे जो रूलर्स लोग बनवाते थे, इंस्क्रिप्शन जो मतलब रूलर्स लोग जो होते थे, जो पिलर्स होते थे उनके पर खुदाई करके कुछ लिखाते थे उनसे, या जो आर्किटेक्चर है पेंटिंग से मतलब क्या करते थे, हिस्ट्री के बारे में पता करते थे। टेक्सचुअल रिकॉर्ड मतलब मानूस्क्रिप्ट हो गया, उनसे क्या करते थे मतलब पता करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज जो है वो सबसे ज्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये जो यहाँ पे जो मैंने इसके अलावा यहाँ एक्स्ट्रा है वो ये बताया गया है कि जो हिस्टोरियंस होते थे अगर उनको पास्ट की स्टडी पता करनी है तो बहुत सारे सोर्सेज होते थे, लेकिन उन बहुत सारे सोर्सेज में वो कौन से सोर्स यूज करते थे वो डिपेंड करते थे कि वो किस पीरियड की हिस्ट्री कर रहे हैं और उनकी स्टडी का जो नेचर है वो कैसा है। स्टडी का नेचर का मतलब होता है वो किस बारे में मतलब मतलब पता हिस्ट्री मतलब क्या कर रहे हैं, उसको पता कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके मतलब उसके बेसिस के ऊपर वो क्या करते थे, इन सोर्सेज को क्या करते थे वो यूज करके पास्ट के बारे में पता करते थे, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे 1700 से लेके 1750 जो है ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर क्या हुए बहुत सारे मतलब सोर्सेज मिले, लेकिन सबसे मतलब बहुत ज्यादा सोर्सेज मतलब सोर्सेज का मतलब क्या हुआ, कॉइन्स मिल सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिल सकता है, आर्किटेक्चर मिल सकता है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड मिलता है। लेकिन जो 700 से लेके जो 1750 के जो पीरियड का टाइम है उसके अंदर जो बहुत सारे हमें क्या मिले हैं, टेक्सचुअल रिकॉर्ड मिला है, ठीक है ना। अब इस टेक्सचुअल रिकॉर्ड से क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो थे वो हमें क्यों मिले, ठीक है ना। मतलब इतने ज्यादा टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट जो रिटर्न वर्क होता है ना, टेक्स्ट का मतलब होता है रिटर्न, मतलब रिटर्न के अंदर कोई आपको मतलब क्या मिलना, मतलब लिखी हुई कोई चीज मिलना पुराने टाइम के अंदर, ठीक है ना। तो उसके अंदर ऐसा क्यों था कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड आपको क्यों मिले, तो इसका रीजन यहाँ पे बताया गया था कि उस समय के अंदर मतलब 700 से लेके जो 1750 का जो टाइम था इस बीच के अंदर क्या थे, पेपर्स जो होते थे वो इस जो थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, चीपर हो गए थे, मतलब सस्ते मिलते थे, ठीक है।
और आपको बहुत ही इजीली क्या हो जाते थे, अवेलेबल हो जाते थे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो है वो हमें बहुत ज्यादा मिले। तो इस टॉपिक के अंदर दो तरह के क्वेश्चंस आपको तैयार हुए हैं यहाँ पे। तो एक तो आपको ये बताया गया कि जो हिस्टोरियन जो होते थे वो पास्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कौन कौन सी सोर्सेज को यूज करते थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ बना। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बना कि जो 700 से लेके जो 1750 तक का जो टाइम था, उसके अंदर आपको टेक्सचुअल रिकॉर्ड बहुत ज्यादा मिले। तो उसका रीजन जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया कि जो पेपर जो थे उस समय बहुत सस्ता हो गया था और वो क्या हो गया था, इजीली अवेलेबल हो गया था। ओके, तो यहाँ पे आपका मतलब ये जो क्वेश्चन 1 जो है वो मैंने आपको क्या करा दिया। इसमें से भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपके बन सकते हैं। ओके, अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर इन 14th सेंचुरी। जैसे मैंने बताया कि 14th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि जो पेपर जो है वो इजीली अवेलेबल हो गया। तो इसकी वजह से क्या क्या हुआ, तो जो मतलब जो लोग बाग होते थे वो मतलब क्या, मतलब जो पीपल्स जो होते थे वो मतलब पेपर को यूज करते थे। किस किस के लिए यूज करते थे, होली टेक्स्ट को लिखने के लिए, कोई भी मतलब धार्मिक चीज मतलब चीज लिखनी है उनको। क्रॉनिकल्स मतलब जो रूलर्स के जो क्रॉनिकल्स होते थे वो भी किसी चीज मतलब लिखने के लिए क्या करते थे, पेपर का यूज करते। लेटर्स को लिखने के लिए पेपर का यूज किया जाता था। कोई भी संत को अपनी टीचिंग लिखनी है, मतलब कोई भी अच्छी बातें लिखनी है तो वो लिखना था। इसके अलावा जो जुडिशियस रिकॉर्ड जो होते थे वो भी पेपर पे लिखे हुए जाते थे। और मतलब इसके अलावा कोई भी किस कहीं का भी अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करना है वो भी पेपर पे लिखा जाता था। टैक्सेस के बारे में लिखना था वो भी पेपर पे लिखा जाता था। क्यों, क्योंकि पेपर जो है वो उस समय 14th सेंचुरी के अंदर क्या हो गया था, बहुत ही इजीली अवेलेबल हो गया था, ठीक है ना। अब पेपर जो है वो इजी अवेलेबल हो गया था, तो इसकी वजह से जो मानूस्क्रिप्ट जो होती थी ना, मतलब हाथ से जो मतलब जो लिखने का जो काम होता था, जो चीज हाथ से हैंड रिटन जो होते थे ना टेक्सचुअल रिकॉर्ड, उनको हम बोलते थे मानूस्क्रिप्ट, ठीक है। अब पेपर जो सस्ता हो गया था उसकी वजह से जो मतलब जो अमीर आदमी होते थे, रूलर्स होते थे, मोनेस्ट्रीज होती थी और जो टेम्पल होती थी वो क्या लिखाती थी, मानूस्क्रिप्ट लिखाती थी, ठीक है ना। मतलब रिटर्न के अंदर मतलब कोई भी उस समय के बारे में लिखना हो तो मानूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, क्योंकि पेपर जो है वो इजी अवेलेबल होता था। और ये जो मानूस्क्रिप्ट होती थी वो कहाँ पे रखी जाती थी, जो लाइब्रेरी होती थी, आर्चीव्स होती थी, उनके अंदर जो है वो सेफली रखी जाती थी, ठीक है। अब ये जो मतलब मानूस्क्रिप्ट होती थी उसके अंदर क्या होती थी, जो हिस्टोरियंस जो होते थे उनको क्या मिलती थी, एक पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो हिस्टोरियन को यहाँ से मिलती थी, ठीक है ना। लेकिन जो मानूस्क्रिप्ट है उसको यूज करना, उसको पढ़ना जो है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट काम था, यहाँ पे ये बताया गया है। तो इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि 14th सेंचुरी के अंदर जो पेपर जो है वो इजी अवेलेबल हो गया, तो उसका जो लोग जो है वो क्या क्या यूज किया उन्हें, मतलब उसकी वजह से क्या क्या हुआ, तो ये सारे आंसर बताए गए हैं। मानूस्क्रिप्ट क्या होता है वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चंस जो है इसके अलावा इसके अंदर और एक्स्ट्रा जो है वो आपके यहाँ पे तैयार हो गए हैं। ओके, अब क्वेश्चन 3 के अंदर आपको ये बताया गया है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन द 13th एंड 14th सेंचुरी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो 13 और 14 सेंचुरी के अंदर तो पेपर तो एकदम चीपर मतलब बहुत इजीली अवेलेबल हो गया था और सस्ता भी था, लेकिन उस समय क्या थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, ठीक है ना। तो उसका क्या इफेक्ट आया, उसकी मतलब उसका क्या इफेक्ट हमें यहाँ पे उस समय देखने को मिला। तो यहाँ पे ये बताया गया था कि जो 13 और 14 सेंचुरी थी उसके अंदर कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, ठीक है। तो उसकी वजह से जितने भी मानूस्क्रिप्ट होते थे वो किससे लिखे जाते थे, हैंड से लिखे जाते थे। और जो लोग मानूस्क्रिप्ट को लिखते थे उनको हम क्या बोलते हैं, स्क्राइब्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्क्राइब क्या होते हैं, ठीक है। अब ये जो मानूस्क्रिप्ट जो है वो स्क्राइब लिखते तो थे, मतलब ये जो स्क्राइब होते थे वो मानूस्क्रिप्ट लिखते तो थे, लेकिन ये मतलब किसी भी चीज को कॉपी करना बहुत इजी काम नहीं होता था, मतलब, ठीक है ना। तो ये जो स्क्राइब क्यों इजी नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्क्राइब्स लोग जो होते थे ना, जो मतलब लिखने का काम करते थे, वो उनको दूसरे जो राइटर्स होते थे उनकी हैंडराइटिंग जो है वो समझ में नहीं आती थी, ठीक है ना। वो सिर्फ गैस करते थे, मतलब गैस करके क्या करते थे, वो लिखते थे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता था कि कोई भी स्क्राइब जो है वो कॉपी कर रहा है, तो कॉपी करके जो वो लिख रहा है ना, जो उसने मानूस्क्रिप्ट बनाया है, वो क्या होता था उसके अंदर मतलब स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलता था। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्रेंड है, आपने एक फ्रेंड की कॉपी लेके आए हैं और आप उस फ्रेंड की कॉपी से क्या कर रहे हैं,
काम कर रहे हैं। तो जब आप काम करेंगे तो उसके और आपके फ्रेंड की जो आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जो है वो क्या होगा, वहां पे दिखाई देगा। ये जो डिफरेंसेस जो होता था वो मतलब किसके अंदर हो सकता था, वर्ड के अंदर हो सकता था, सेंटेंसेस के अंदर होता था। और ये जो वर्ड और सेंटेंसेस के अंदर जो डिफरेंसेस होता था वो सेंचुरी तक जो होता था वो मतलब क्या होता था, मतलब चलता रहता था। मतलब जैसे एक मानोस्क्रिप्ट बन गया, फिर दूसरे स्क्राइब ने क्या करा, उस मानोस्क्रिप्ट से बना के दूसरी मानोस्क्रिप्ट बनाई, फिर दूसरे ने तीसरी मानोस्क्रिप्ट बनाई। तो इस तरीके से जो वर्ड और सेंटेंसेस के अंदर जो ये चेंजेस होता था वो क्या होता था, मतलब थोड़ा थोड़ा होके क्या होता था, बहुत बड़ा डिफरेंसेस जो है वो बन जाता था। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि जो मानोस्क्रिप्ट जो होता था ना, मतलब एक जो मानोस्क्रिप्ट जो फाइनली जो बनता था वो ओरिजिनल मानोस्क्रिप्ट से जो होता था वो एकदम जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता था। उसमें जो ओरिजिनल मानोस्क्रिप्ट से जो होता था उसके अंदर मतलब उससे वो एकदम क्या होती थी, अलग होती थी। क्यों? क्योंकि मानोस्क्रिप्ट की कॉपी कर करके मतलब क्या हो जाता था, एक जो है वो एक बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता था। और जो हमें टेक्स्ट मिलता है तो और उस टेक्स्ट की जो मतलब आज पढ़ते हैं हम, तो वो हमें मतलब जो एग्जैक्ट जो हमें मिलनी चाहिए ना इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री मतलब पास्ट की हिस्ट्री के बारे में, वो हमें नहीं मिल पाती है। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे मतलब ये इसके बारे में ये मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूरा लिखना है। मतलब ये है कि जो प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो उसकी वजह से मानोस्क्रिप्ट लिख तो रहे हैं, लेकिन जो मानोस्क्रिप्ट जो है वो ओरिजिनल मानोस्क्रिप्ट से कैसे डिफरेंट है। तो ये पूरा आंसर जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो आपको, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाता है तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको क्या करने हैं, वहां कवर करने हैं। ओके। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये बताया गया है कि डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर। ठीक है? मतलब जो ऑथर्स लोग जो होते थे उन्होंने क्या लिखी थी, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन वो मतलब नहीं मिल पाती थी। क्यों नहीं मिल पाती थी, उसका रीजन जो है मतलब वो आपको बताना कि नहीं मिल पाती थी या उसकी कमी थी। उसकी वजह से जो हिस्टोरियंस लोग जो होते थे उनको पास्ट की हिस्ट्री की स्टडी करने के अंदर बहुत सारी जो चीजें जो है वो फेस करनी पड़ती थी। क्यों? तो सबसे पहले ये बताया था कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट किसी ऑथर ने लिखी है, तो उसके बाद में क्या होता था, वो तो हमें नहीं मिल पाती क्योंकि वो बहुत पहले लिखी हुई है। लेकिन जो बहुत सारे जो लेटर्स मतलब उसके बाद में मतलब उसके बाद में जो स्क्राइब्स लोग जो होते थे वो क्या करते थे, उसकी कॉपी बनाते थे। तो हिस्टोरियंस लोग जो होते थे ना, ये मतलब इन्हीं कॉपी को पढ़ पढ़ के क्या करते थे, वो मतलब पास्ट की हिस्ट्री के बारे में हमें बताते थे। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ही टेक्स्ट है, एक ही रूलर के बारे में आपको बहुत सारे जो स्क्राइब्स लोग जो हैं उन्होंने अलग अलग क्या कर दी है, मानूस्क्रिप्ट जो है वो तैयार कर दी है। ठीक है? अलग अलग वर्जन उसके तैयार कर दिए हैं। अब जो हिस्टोरियंस लोग जो होते थे उनको मतलब और मतलब जो वास्तव में जो हिस्ट्री थी उस रूलर के बारे में, वो मतलब पढ़ने में मतलब स्टडी करने में बहुत तकलीफ पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उस मानोस्क्रिप्ट उस रूलर के बारे में जो मानोस्क्रिप्ट लिखी थी, एक तो बहुत ज्यादा वर्जन थे उसके बारे में। अब कौन सा वर्जन सही है कौन सा गलत है उसके बारे में मतलब जो हिस्टोरियंस लोग जो होते थे वो डिसाइड नहीं कर पाते थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी ना। अब तीसरा ये बताया गया है कि जैसे बहुत सारे जो क्रॉनिकल्स होते थे जो हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, तो उन्होंने अलग अलग टाइम के ऊपर मतलब अलग अलग टाइम के ऊपर मतलब क्या निकाले थे, अपने मानोस्क्रिप्ट जो है वो अपडेट किए थे। फॉर एग्जांपल जैसे 14th सेंचुरी के अंदर कौन था, एक जियादुन बरानी था। उसने क्या लिखा था, सबसे पहले 1356 के अंदर एक मानोस्क्रिप्ट लिखी, और उसी मानोस्क्रिप्ट का एक और दूसरा वर्जन लिख दिया उसने 2 साल बाद। अब ये पता नहीं चलता है कि अब ये जो दोनों मानोस्क्रिप्ट जो है, जो 1356 में लिखी है और एक जो 1358 में लिखी है, अब ये दोनों मानोस्क्रिप्ट जो है वो एक दूसरे से क्या है, मतलब डिफरेंट है। कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो हिस्टोरियंस लोग जो है उनको हिस्ट्री के बारे में वो, मतलब जो एकदम रियल इंफॉर्मेशन है वो मतलब नहीं मिल पाती थी। ठीक है ना? अब ये बताया गया कि ठीक है, ये तो ठीक है उन्होंने लिख दिया, लेकिन कुछ कुछ तो ऐसे थे कि जैसे दूसरी मानोस्क्रिप्ट मिल गई आपको, बहुत सारे मतलब किसी एक ऑथर के बहुत सारे अपडेट वर्जन भी मिल गए। लेकिन 1960 तक तो ऐसा था कि जो मानोस्क्रिप्ट के जो फर्स्ट वर्जन होते थे मतलब उन हिस्टोरियंस को नहीं मतलब पता ही नहीं था फर्स्ट वर्जन के बारे में। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो मानूस्क्रिप्ट का जो लाइब्रेरी के अंदर जो कलेक्शन हो गया था वो काफी ज्यादा क्या हो गया था, मतलब खत्म हो गया था। कैसे खत्म हुआ था? उस समय जो रूलर्स लोग जो होते थे, मतलब जो राजा लोग होते थे, वो मतलब एक किंगडम को जीतते थे, फिर वो उनके क्या करते थे, जो लाइब्रेरीज होती थी वो मतलब जो
होते थे ना, उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर देते। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मानूस्क्रिप्ट थी मतलब उस रूलर्स के बारे में जिसको उन्होंने हराया था, तो उससे रिलेटेड जो है जितने भी इंफॉर्मेशन जो है, वो जो लिंक है वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता था। तो इस वर्कशीट के अंदर मैंने आपको करा दी है क्वेश्चन नंबर 4, मतलब तो इससे आपको यहाँ पे सब कुछ जो है वो मतलब इसके अंदर आपको क्या करना है, कवर करना है। मतलब ये क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे तो ये आपका जो पूरा टॉपिक जो है वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आपको क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को अभी वर्कशीट देखने के बाद ही क्या करना है, हैंड टू हैंड सब्सक्राइब करना है। वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 1, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की वर्कशीट नंबर 4 और ये वीडियो का है पार्ट नंबर 4। ओके, इस वर्कशीट को आपको क्या देखना है, पूरा देखना है, ठीक है। और वर्कशीट देखने के बाद में आपको क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक भी करेंगे आप और इसको शेयर भी जरूर करेंगे। ओके, आज जो हमारी वर्कशीट नंबर 4 है उसका सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। तो आज इसका टॉपिक है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। मतलब तो आपको जो आपकी हिस्ट्री की जो चैप्टर मतलब हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसके अंदर एक टॉपिक दिया गया है, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, वो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में क्या कराऊंगी, तैयार हो जाएंगे। और उसी क्वेश्चन के अंदर ये सारे जो आपके एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्लियर? तो सबसे पहला इसका जो क्वेश्चन है, हाउ इज द स्टडी ऑफ 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 750 इज अ ह्यूज चैलेंज ऑफ हिस्टोरियंस। ओके, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, 700 से जो 1750 है उसके मतलब बीच में कितना गैप है, 1000 ईयर्स का है। ठीक है, इस जो 1000 ईयर की जो स्टडी है, मतलब वही पढ़ रहे हैं ना, इस 1000 ईयर के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसकी स्टडी जो है वो कैसे मतलब करी है। मतलब उनके लिए स्टडी जो हिस्टोरियंस लोग करते हैं ना, मतलब हिस्ट्री के बारे में स्टडी, तो वो उनके लिए क्या है, एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है ना, तो वो आपको मतलब इसके अंदर आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि यहाँ पे कि 700 से लेके जो 1750 का जो टाइम है, मतलब करीबन करीबन 1000 ईयर्स का हो गया। तो इसकी स्टडी करना हिस्टोरियन के लिए क्या था, एक बहुत बड़ा क्या था, चैलेंज था। ठीक है, क्यों था, क्योंकि इस मतलब 1000 ईयर्स के अंदर क्या हुए थे, बहुत सारे क्या हुए थे, डेवलपमेंट हुए थे। ठीक है ना, बहुत अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हुए थे और उनका जो स्केल था मतलब जो डेवलपमेंट, वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हुए थे, अलग अलग लेवल के ऊपर क्या हुए थे, डेवलपमेंट हुए थे। ठीक है ना, इस पीरियड के अंदर। ठीक है, 700 से लेके 1750 के अंदर। ठीक है, और दूसरा ये था कि इस पीरियड के अंदर नई नई जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो भी क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। ये आपको पॉइंट इसके अंदर लिखना है। तीसरा पॉइंट है कि ये जो मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजी जो हुई थी वो मतलब इसके अंदर आपको ये नई नई टेक्नोलॉजी है, क्रॉप्स है, ये क्या हुए थे, इसका इनोवेशन हुआ था। यहाँ पे नए नए आइडियाज जो हुए थे वो यहाँ पे क्या हुए थे, मतलब इस पीरियड के अंदर डेवलप होने चालू हुए थे। और इसके साथ साथ इस 700 से लेके जो 1750 का जो टाइम है, इसके अंदर बहुत सारे इकोनॉमिकल चेंजेस आए। ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस आए, सोशल चेंजेस आए, कल्चरल चेंजेस आए। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको इसके अंदर लिखने हैं। तो मतलब इन सब की स्टडी करना, मतलब कौन कौन से डेवलपमेंट हुए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बनी, कौन कौन से क्रॉप्स जो है वो वहां पे मतलब आई नई, और कौन कौन से आइडियाज डेवलप हुए। इसके अलावा कौन कौन से इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस जो है, इनकी स्टडी करना जो था वो हिस्टोरियन के लिए क्या था, एक बहुत ही बड़ा क्या था, चैलेंज था। तो ये सारे चैलेंजेस के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि व्हाट वर द न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बिटवीन 700 एंड 750। मतलब जो 700 से ले जो 1750 जो है, उनके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आए थे। तो उन मतलब जो इसके अंदर है 3 मेन चेंजेस है कि जो इरिगेशन है उसके अंदर पर्शियन व्हील जो है उसका डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, स्पिनिंग व्हील्स जो है उस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, मतलब व्हील्स लगने लग गए। ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो इजी हुआ। फायर आर्म्स इन कॉम्बोट, मतलब
मतलब जो लड़ने के लिए जो होते थे ना, वो फायर आर्म्स जो है वो भी डेवलप हुए। तो ये तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो। ओके, अब इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच आर द अदर न्यू थिंग्स हैपनिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब जो 700 से लेके जो 1750 है उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो हुए थे, इसके अलावा क्या क्या और दूसरे डेवलपमेंट हुए। तो मतलब इसके अंदर जो नए फूड है, बेवरेज है, लाइक पोटेटो कम है, चिलीज है, टी है, कॉफी है, इनका भी क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जो दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ था कि जो बहुत सारे जो लोग थे वो क्या हुए थे कि अपॉर्चुनिटी, काम की तलाश के अंदर क्या हुए, एक जगह से दूसरी जगह तक वो जाने के लिए मतलब जाने लगे, ठीक है ना। अगर लोग बाग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे तो वो पैसा कमाने के लिए जाएंगे, बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज जो है मतलब उसके लिए क्या होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करेंगे, वो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेन चीज जो है वो ये आपको न्यू फूड एंड बेवरेज वाली है, ये आपको वहां क्या करनी है, मेंशन जरूर करनी है, ठीक है। अब हम हमारा देखते हैं नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज द वर्ड राजपूत स्टैंड फॉर, मतलब जो राजपूत वर्ड जो है वो 700 से लेके जो 1750 का टाइम है उसके अंदर किस चीज के लिए वो यूज किया जाता था। तो सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि जो राजपूत वर्ड है वो राजपुत्रा से क्या हुआ है, डिराइव्ड हुआ है, ठीक है ना। अब और राजपुत्रा का मतलब क्या होता था कि जो रूलर का जो उस समय मतलब किसी भी राजा का जो बेटा होता था उसको क्या बोला जाता था, राजपुत्रा कहा जाता था, ठीक है ना, उस समय, ठीक है। लेकिन मतलब जो 8 से 14 सेंचुरी के बीच में मतलब जो 8 से लेके 14 सेंचुरी है ना, मतलब 700 से लेके 1750, मतलब क्या हुआ, 8 से लेके 14 सेंचुरी हुई ना ये, सॉरी 8 से लेके 14 सेंचुरी के अंदर जो राजपूत वर्ड है उसका मतलब क्या होता था कि जो लोग मतलब वो वॉरियर जो कि क्षत्रिय कास्ट के होते थे ना, उनको क्या बोला जाता था, राजपूत बोला जाता था। 8 और 14 सेंचुरी के बीच में के टाइम में जो लोग क्षत्रिय कास्ट के होते थे उनको हम राजपूत बोलते थे, ठीक है ना। अब ये जो राजपूत वर्ड जो है वो राजा के जो बेटे होते थे, जो चीफटियंस होते थे, मतलब जो मेन मेन आदि, उसके लिए नहीं, बल्कि जो सोल्जर्स वगैरह होते थे ना और कमांडर्स होते थे उनके लिए भी क्या होता था, राजपूत वर्ड जो है वो मतलब यूज किया जाता था, ठीक है ना। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि राजपूत वर्ड जो है वो कहाँ से डेराइव हुआ है, राजपूत का मतलब क्या होता है। 8 से लेके जो 18 सेंचुरी होती है उसके अंदर राजपूत का मतलब जो है वो क्या होता था, यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा इस आंसर में, ठीक है। अब जो राजपूत होते थे उनका काम क्या होता था, तो जो राजपूत लोग होते थे वो क्या करते थे, जो अलग अलग राजा होते थे उनकी आर्मी के अंदर क्या करते थे, वो अपनी सर्विस देते थे, ठीक है ना, उनके लिए काम करते थे, ठीक है। उनका क्या होता था, एक सिविलरिक कोड होता था, ठीक है। तो वो जो सिविलरिक कोड होता था वो ये बताता था कि वो मतलब कितने वैलोर हैं, कितने लॉयल है अपने काम के प्रति, मतलब कितने वीर है, कितने मतलब अपने कर्तव्य को मतलब निभाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ये बतानी है, इसके अंदर की जो राजपूत लोग होते थे उनका काम क्या होता था, ठीक है ना। तो ये मतलब जो राजा होते थे उनकी आर्मी में रहते थे, ठीक है। और क्यों मतलब ये बहुत ज्यादा क्या होते थे, एक्सट्रीम वीर, वैलोर एंड लॉयल होते थे अपने काम के प्रति, ठीक है। मतलब अपने अगर जान भी देनी पड़े ना तो वो दे सकते थे, ठीक है। और ये सब चीजें किसने बताई थी कि उस समय जो राजा के जो पोएट्स होते थे, बार्ड्स होते थे, उन्होंने क्या करा, राजपूत के बारे में ये मतलब उन्होंने लिखा था, ओके। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम द वेरियस ग्रुप्स ऑफ बिकम इंपॉर्टेंट बिटवीन 700 टू 750। जो 700 से लेके जो 1750 का टाइम है उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन सी जातियां बनी, तो उसके अंदर ये जो जितने भी मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो आपको अपने आंसर में लिखना है, इसको बाय हार्ट लर्न कर लेना है। तो राजपूत आए, सिख आए, मराठा आए, जाट आए, अहोम्स आए एंड कायस्थ आए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है वो आपको अपने आंसर में क्या करनी है, मेंशन करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इतने तरीके के मतलब इतनी तरीके की क्या बन गई वहां पे, इतने लोग अलग अलग तरह के ग्रुप बने, मतलब अलग अलग तरह की जातियां बनने लगी वहां पे। तो इनकी लैंग्वेज अलग अलग होगी, ठीक है। तो जाति बनेगी तो एक जाति सिस्टम भी बनेगा इनका, मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम बन जाएगा। अब ये धर्म के हिसाब से बनेंगे तो इनकी जो सोसाइटी मतलब रिलीजन बेस पे भी क्या होंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इनकी लैंग्वेजेस अलग अलग होगी, तो सब डेवलपमेंट जो है
वो 700 से लेके 1750 के बीच में जो है वो बहुत ज्यादा हुआ, इसीलिए ये जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट एग्रीकल्चर चेंजेस अकर्ड बिटवीन 700 एंड 750 AD, ठीक है ना। तो आपको इसमें बताना है कि जो 700 से लेके जो 1750 का जो टाइम है उसके अंदर कौन कौन से एग्रीकल्चर चेंजेस हुए। तो इसके अंदर सबसे पहले बताना है कि इस टाइम के अंदर बहुत सा मतलब एग्रीकल्चर जो है उसका बहुत बड़े लेवल के ऊपर क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हुआ कि फॉरेस्ट जो थे उनको क्या करना पड़ा, मतलब वो धीरे धीरे क्या हुए, उनको खत्म करने, मतलब वो क्लियर करेंगे तभी एग्रीकल्चर कर पाएंगे ना, खेती कर पाएंगे, ठीक है ना। इस समय में ये चीज बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। अब फॉरेस्ट को अगर आप क्लीन करोगे तो जो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जो ड्वेलर्स है, रहने वाले जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, या तो फॉरेस्ट में मतलब खेती करेंगे, या फिर अगर उनको खेती नहीं करनी है तो वो क्या कर जाएंगे, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ ने तो ऐसा किया, लेकिन जो कुछ लोग, जो कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर तो माइग्रेट हुए, लेकिन कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर थे वो क्या बनने लगे, उसी लैंड के ऊपर क्या करने लगे, किसान बन गए वहां पे, ठीक है ना। ये चेंजेस आया। दूसरा वहां पे क्या चेंजेस आया कि मतलब जो रीजनल मार्केट था, ठीक है ना, मतलब वहां पे रीजनल मार्केट जो है, लोकल मार्केट डेवलप हो गया, चिफ्टिशियंस मतलब हो गए, प्रिस्ट आ गए, ठीक है ना, मतलब मंदिर वगैरह बने, मोनेस्ट्री बने लगी, टेम्पल्स बने, ये सब भी जो है वो उस पीरियड के अंदर बनने जो है वो चालू हो गए थे, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के अगर ये सब चीजें बनेगी तो वहां पे क्या हो जाएगी, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत अलग अलग तरह के जो लोग बाग जो है वो वहां पे उस समय के अंदर क्या करने लग गए थे, रहने मतलब रहने लग गए थे अपने हिसाब से, ठीक है ना। अब क्या करते थे, जो लोग वहां पे रहते थे, मतलब जो किसान वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, मतलब जो वहाँ के लोकल लॉर्ड्स होते थे उनको टैक्सेस देते थे, मतलब जो सामान वो ग्रो कर रहे हैं, मतलब जिस किसी की वो शॉप लगा रहे हैं तो उनको मतलब गुड्स देते थे, ठीक है। अगर वो टैक्स नहीं देते थे तो सामान के रूप में उनको टैक्स देते थे, उनको सर्विस प्रोवाइड करते थे, उनके घर जाके क्या करते थे, काम करते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहां पे उस समय में जो 700 से 1750 का टाइम है, वहां पे मतलब इकोनॉमिकल और सोशल डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट हो गया था। मतलब कुछ अमीर किसान बन गए थे, कुछ गरीब किसान बन गए थे, ठीक है ना। और उनके बीच में जो सोशल डिफरेंसेस जो है, मतलब कास्ट जो है वो मतलब वो चीजें मतलब भी डेवलप जो है वो उस समय हो गई थी किसानों के अंदर, ठीक है ना। अब जो कुछ किसान थे उनके पास प्रोडक्टिव लैंड होती थी, कुछ के पास जो है वो कैटल होती थी, ठीक है ना। और कुछ किसान जो है वो आर्टिशन वर्क जो है वो भी करते थे। तो ठीक है ना, इस तरीके से लोग बाग जो है मतलब प्रोडक्ट मतलब लैंड के ऊपर कुछ मतलब ग्रो करेंगे, कैटल से मतलब जो जानवर होते हैं उनके जो सामान होते हैं उनको बेच के मतलब पैसा कमाएंगे। कुछ आर्टिशन वर्क जैसे पेंटिंग वगैरह है, तो उस समय जो बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क होता था वो भी बहुत डेवलप हुआ। तो मतलब ये सारी चीजें जो है वो पैसे से रिलेटेड है, तो वो इकोनॉमिकल, तो ये इकोनॉमिक से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। अब सोशल के अंदर गरीब और सोशल का मतलब क्या हुआ वहां पे कि बहुत अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो वहां पे मतलब अपने काम के हिसाब से क्या हुए, वो डेवलप हुए, तो वो हो गया सोशल का मतलब, ठीक है ना। तो ये जो चेंजेस हैं वो मतलब एग्रीकल्चर के अंदर जो चेंजेस आए उसका ये सारा जो है वो रिजल्ट जो है वो पूरा आपको क्या करना है, अपने आंसर के अंदर क्या करना है, मेंशन जरूर करना है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ वर द पीपल ग्रुप इन जातीज, मतलब जो 700 से जो 750 जो है का जो टाइम है उसके अंदर जो जाति वर्ड है, मतलब जो लोग बाग है उनको जाति के अंदर कैसे मतलब डिफाइन करने लगे। तो मतलब जो बहुत तरह के अलग अलग तरह के जो लोग बाग जो है वो वहां पे हो गए थे। जैसे कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, मतलब कुछ मतलब जैसे जो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र होते हैं ना, तो ये अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, ठीक है ना। मतलब अलग अलग वर्णा के लोग होते हैं। इनके अंदर भी क्या हुआ, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अंदर भी क्या बन गई थी, सब कास्ट बन गई थी, ठीक है ना। तो उस बेसिस के ऊपर क्या बनने लगी, जाति बनने लगी, ठीक है ना। अब जो जाति होती थी वो मतलब जाति के अंदर वर नॉट फिक्स्ड, मतलब कोई जाति है वो उसका रैंक जो है वो फिक्स नहीं होता था। मतलब कोई जो लोग मतलब जाति पावरफुल होगी, मतलब इन्फ्लुएंस होगी, प्रभावी होगी, जिनके पास बहुत पैसा होगा, तो वो सब मतलब उसके हिसाब से क्या होती थी वो मतलब जातियां जो है वो वेरी करती थी। और मतलब जैसे कोई एक जाति है, ठीक है ना, वो उसका जो स्टेटस जो होता था वो अलग अलग मतलब एरिया के अंदर क्या होता था, अलग अलग होता था, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये चीजें बताएगी। सबसे पहले जाति क्या होती है, तो जाति का जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। अब जो जाति है उसका रैंक जो है वो फिक्स नहीं होता था, उसके लिए जो 2 पॉइंट जो है वो आपको यहाँ से क्या है अपने आंसर में मेंशन करना है। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी हाउ वर द जाति रेगुलेट, मतलब जाति बन तो गई
ठीक है ना, जैसे ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, तो इनको हम सब कास्ट के अंदर बांट दिया। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जाति। अब जाति जो होती थी उसके क्या होते थे, खुद के क्या होते थे, रूल्स और रेगुलेशन होते थे। ठीक है, अब जो जाति के अंदर जितने भी एल्डर्स होते थे वो क्या मिलके बनाते थे, जाति पंचायत बनाते थे। ठीक है, अब ये जो जाति पंचायत होगी वही क्या बनाएगी, रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगी। ठीक है, और ये जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो गाँव को क्या करना पड़ते थे, फॉलो करने पड़ते थे। ठीक है ना, और कुछ गांव जो है वो जो चिफ्टिशन जो मेन आदमी होता था ना उससे भी क्या होता था, चलाया जाता था। तो इसके अंदर आपको जाति जो है वो जाति पंचायत के बारे में लिखना है। जाति पंचायत के बारे में लिखने के बाद में आप बता दीजिए कि उसके खुद के रूल्स और रेगुलेशन होते थे, वो सबको फॉलो करने वाले मतलब करने पड़ते थे। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके अंदर ये बताना है कि जो इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो मेडिवल पीरियड है वो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका कंट्रीब्यूशन क्यों है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारी क्या बनी थी, जाति बनी थी। बहुत सारे जो है वो ग्रुप्स बने थे, जैसे राजपूत आए थे, मराठा आए थे, सिख आए थे, कायस्थ लोग आए थे। ठीक है, तो ये इतने सारे ग्रुप आए थे, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो उस समय जो है इस समय बोली जाती थी। अब अलग अलग तरह के आइटम्स जो है वो भी मतलब जो आज हम आइटम खाते हैं वो फूड आइटम जो है वो उसी टाइम जो है वो, जैसे आलू है, पोटैटो है, चिली है, बहुत सारे बेवरेज है, टी है, कॉफी है, ये उस समय ही क्या हुए थे, मेडिवल पीरियड में आए थे। बहुत सारे क्लोथ जो हम आज पहनते हैं वो उस समय ही जो है वो उस समय ही डेवलप हो गए थे। ठीक है ना, और बहुत सारे जो है धर्म जो है वो मतलब जो फेथ जो थे ना, जैसे इस्लाम है, सिख है, ये सारे जो धर्म के बारे में है वो भी मेडिवल पीरियड के अंदर ही क्या है, हमें देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटेड मतलब इसके अंदर हमने देखा कि न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप के अंदर हमने क्या पढ़ा, पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर हमने जाति पंचायत के बारे में पढ़ा, सोशल ग्रुप के अंदर हमने अमीर गरीब और बहुत सारे ग्रुप्स बने। जैसे सोशल ग्रुप के अंदर जैसे राजपूत है, कायस्थ है, सिख है, मराठा है, ये सारे सोशल ग्रुप के अंदर बारे में पढ़ा। तो ठीक है ना, तो ये सारा जो है वो इस वर्कशीट के अंदर हमने सीखा है। ठीक है ना, तो अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आपने पूरी वर्कशीट पढ़ ली है। आई होप आपको वर्कशीट बहुत पसंद आई होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। किसको करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और ये सब करने के लिए आप अगर आप करेंगे और आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे आज हम, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ओके, इस चैप्टर के अंदर जो 1000 ईयर्स के अंदर जो जो चेंजेस आए हैं वो सब हम क्या करने वाले हैं, 700 से लेके जो 1750 का जो बीच का टाइम है, मतलब जो 1000 ईयर्स का जो टाइम है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए वो सब हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, और आज हम पढ़ेंगे इसकी वर्कशीट नंबर 5। क्लियर, आपको वर्कशीट पूरी देखनी है और वर्कशीट को पूरा देखने के बाद में आपको क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 5, जिसका टॉपिक रहेगा आपका रीजन और एम्पायर। मतलब रीजन मतलब जो छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं उसको हम रीजन बोलते हैं, और ये सारे रीजन मिलके क्या बनाते हैं, एक बहुत बड़ा क्या बनाते हैं, एम्पायर बनाते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो इससे रिलेटेड टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आंसर्स जो बनेंगे, मतलब आपकी बुक के अंदर ये एक टॉपिक दिया गया है चैप्टर 1 के अंदर। तो आपको क्या करना है, मतलब जो भी मैं इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स जो बनेंगे उसको आपको क्या कर देती हूँ, बता देती हूँ, और आप इसको क्या कर सकते हैं, पॉज करके अपनी बुक के अंदर इसको टिक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन 1 रहेगा, इसके अंदर आपको बताया गया है कि व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ बलबन एम्पायर। मतलब जो बलबन था वो एक रूलर था, उसके एम्पायर के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बलबन जो रूलर था उसका पूरा नाम क्या है, गयासुद्दीन बलबन, और उसने कौन कौन कितने ईयर तक जो है वो रूल किया है। तो वो है 1266 से लेके 1287 तक उसने रूल किया। और मतलब उसने क्या किया, मतलब बहुत बड़ा एम्पायर जो है वो खड़ा कर दिया। एक एक प्रशस्ति के अंदर मतलब ऐसा लिखा गया है, मतलब प्रशस्ति मतलब उसकी तारीफ के अंदर किसी ने ऐसा लिखा था। ठीक है, अब उसका जो एम्पायर जो था वो ईस्ट के अंदर बंगाल से लेके वेस्ट के अंदर अफगानिस्तान तक जो है वो फैला हुआ था। इसके अंदर मतलब इतना तो था, और साउथ इंडिया भी तो भी उसने क्या कर लिया था, कवर किया था। ठीक है ना, तो मतलब कुल मिला के इसका जो एम्पायर था गयासुद्दीन बलबन का, वो बहुत ही क्या था, बड़ा था। ठीक है ना, और ये जो है वो एक प्रशस्ति थी, मतलब पहले के टाइम में राजा लोग जो होते थे अपनी प्रशस्ति में लिखवाते थे, तो ये इसने लिखवाया था कहीं पे, तो ऐसे मिला है हमारे को। ठीक
ठीक है ना। अब यहाँ पे तक ये भी कहा जाता था कि मतलब जैसे कुछ रीजन्स थे, जैसे गोडा है, आंध्रा है, केरला है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मतलब इन एरिया से, इन रीजन से जब इसकी आर्मी निकलती थी, ठीक है, तो यहाँ के लोग जो डर के क्या हो जाते थे, भाग जाते थे। मतलब इतना डर था, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग रूलर था कि उसका मतलब डर बैठ गया था लोगों के अंदर। तो ठीक है ना। तो ये सब जो है वो आपको क्या करना है कि मतलब लिखना है अपने आंसर में, ठीक है ना। तो ये पॉइंट लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है आपको बताना है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ रीजन ऑफ बाय 700 AD। जैसे हमारा टॉपिक का ही नाम है, इसके अंदर रीजन्स क्या होते हैं वो बताने ना। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि जो 700 AD के अंदर जो रीजन्स बने थे, छोटे छोटे एरिया बने थे, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, किनको हम रीजन्स बोलते थे। तो मतलब ऐसी एरिया जिसकी डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल डायमेंशन होगा वो रीजन्स कहलाएंगे, जिसकी क्या होगी खुद की लैंग्वेज और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो रीजन कहलाएंगे। और मतलब ये जो रीजन्स होते थे वो स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी जो होती थी ना, उनसे क्या होते थे, मतलब उनके साथ मिलके काम करते थे। अब ये जो स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी होती थी वो कौन कौन सी थी, चोलाज है, खिलजी है, तुगलक है, मुगल्स है, ये क्या थी, स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी थी। तो जो रीजन्स वाले जो लोग होते थे, रीजन के जो एरिया होते थे जो रूल करते थे, वो इन डायनेस्टी के साथ मिलके काम करते थे, ठीक है ना। फिर क्या करा, ये जो चोलाज है, खिलजी, तुगलक, मुगल्स, इन्होंने क्या करा कि इन रीजन्स को क्या कर लिया, अपने में मिला लिया और एक क्या बना दिया, पान रीजनल एम्पायर बना दिया, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे रीजन को जोड़ के एक वापस से क्या बना दिया, एम्पायर बना दिया। लेकिन ऐसा तो उन्होंने किया, पान रीजनल एम्पायर तो बना दिया, लेकिन वो उसके ऊपर एक लंबे टाइम तक क्या कर सके, ये जो एम्पायर उन्होंने खड़ा किया ना, पान रीजनल एम्पायर, मतलब बड़े बड़े एम्पायर जो खड़े किए थे उन्होंने, वो काफी मतलब कुछ समय तक तो वो बराबर प्रॉपरली रूल करते रहे, लेकिन फिर कुछ समय बाद जो है वो मतलब मतलब काफी लंबे टाइम तक ये नहीं चले। जैसे मुगल्स है, उन्होंने 200 साल तक राज किया, उसके बाद फिर वो क्या हुए, डिक्लाइन होना चालू हो गए, ठीक है ना। तो ये सारे आपको बताने, तो रीजंस के बारे में पूछा जाए तो आपको अपने आंसर्स में ये पॉइंट जरूर लिखने हैं। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर आपको ये पूछा जाएगा कि व्हाट डिड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर लीड टू द 18th सेंचुरी। मतलब जो 18th सेंचुरी जो थी उसके अंदर जो मुगल एम्पायर जो था वो कैसे डिक्लाइन हुआ, ठीक है ना, वो आपको बताना है। तो जैसे डिक्लाइन हुआ उसके बाद क्या हुआ, मतलब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने के बाद क्या हुआ। तो जो मुगल एम्पायर जो है वो 18th सेंचुरी के अंदर डिक्लाइन हुआ था, तो उसके बाद में मतलब ये क्या था, पान रीजनल एम्पायर था ना, बहुत बड़ा एम्पायर था। तो अगर ये डिक्लाइन होगा, डिक्लाइन का मतलब टूटना, तो वापस से क्या बनेंगे, छोटे छोटे रीजनल स्टेट जो है वो क्या करेंगे, बनने लग जाएंगे, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे रीजनल स्टेट जो बनेंगे तो उसके अंदर जो पान रीजनल एम्पायर जो था उसके अंदर जैसे गवर्नमेंट चलती थी वैसे ही उसमें भी चलेगी। जैसे ही इकोनॉमी मतलब पैसा, मतलब जैसे लोग बाग कमाते थे, मतलब उनकी जो कल्चरल और लैंग्वेज जो थी ना वो सब, जैसे पान रीजनल एम्पायर में जो जो ये मतलब चीजें थी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मुगल एम्पायर ब्रेक हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में, तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके अंदर जो मतलब उसके अंदर हम मुगल एम्पायर की क्या देख सकते हैं, झलक देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुगल एम्पायर के ही क्या हुए हैं, मतलब ब्रेक डाउन हुआ है। तो जो टुकड़े होंगे, मतलब जो छोटे छोटे रीजन्स बनेंगे, उसके अंदर भी हमें मुगल एम्पायर जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको यही चीज जो है वो क्या करनी है, मेंशन करनी की, मतलब जो रीजनल एम्पायर तो बन गए लेकिन वो अब मतलब एक अलग तरीके से नहीं, उसके अंदर एक आपको क्या मिलेगी, एक झलक देखने को क्या करती थी, मिलती थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मतलब जो रीजनल एम्पायर बने थे उसके अंदर जो उसका जो इम्पैक्ट है वो मतलब क्या हुआ था, खत्म नहीं हुआ था, ठीक है ना उसका, ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें ये जो छोटे छोटे रीजनल स्टेट बने थे उसके अंदर देखने को मिले थे, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, जो ब्लू कलर से हाईलाइट किए हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, और ये सारे पॉइंट जो है वो आपको उसके अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वर्कशीट नंबर 5। ओके, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है इसको, और सबसे इंपॉर्टेंट काम तो आपको करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो क्या करना, ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे इसकी वर्कशीट नंबर 6, और ये है हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 6। आपको वर्कशीट को पूरा एंड तक देखना है, क्लियर। और इस वर्कशीट को पूरा देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको काम करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को आपको लाइक भी करना है और शेयर भी जरूर करना है। ओके, जो आज की हमारी वर्कशीट नंबर 6 है उसका जो टॉपिक है आपकी हिस्ट्री की
जो चैप्टर 1 का अंदर एक टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मतलब जो 700 से लेके जो 1750 का जो टाइम था, मतलब जो 1000 ईयर के अंदर जो पुराना रिलीजन जो था वो हिंदू धर्म था, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। नया रिलीजन जो है वो इस्लाम धर्म आया, उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, अब ये जो ओल्ड रिलीजन है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, जो नया रिलीजन है वो क्या था, उसके बारे में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डेवलपमेंट हैव टेकन प्लेस इन रिलीजियस ट्रेडिशंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब जो 1000 ईयर्स जो था, 700 से लेके जो 1750 के बीच का जो टाइम था, उसके अंदर जो मतलब जो धर्म के बारे में मतलब क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि मतलब जो ये 1000 ईयर्स का जो टाइम था ना, ये जो 700 से लेके जो 1750 का टाइम था, इसमें काफी क्या हुए थे, रिलीजियस मतलब क्या हुए थे, चेंजेस आए थे। इसके अंदर जो लोग जो थे वो मतलब किसमें विश्वास करते थे, डिवाइन मतलब भगवान में विश्वास करते थे। ये जो विश्वास था मतलब उनका जो भगवान होता था, जैसे शिव भगवान है वो उनका पर्सनल हो सकता था, और मतलब जैसे ना, मतलब वो पर्सनली जो है वो किसी भी मतलब भगवान को वो मानते थे, ठीक है ना। और कलेक्टिव मतलब ये हो जाएगा कि जैसे जो अगर शिव भगवान को मान रहे हैं तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव मतलब वो हिंदू धर्म के हो गए, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो ये जो चेंजेस है ना, पर्सनल एंड कलेक्टिव हुआ है, ये आपको लिखना है। अब ये जो मतलब जो कम्युनिटीज होती थी, वहां पे रहने वाले जो लोकल कम्युनिटीज होती थी, वो मतलब वहाँ मतलब उनका जो सोशल और मतलब खुद का क्या होता था, इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता था, ठीक है ना, कि रिलीजन्स के बारे में, ठीक है। अगर ये उनका सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट चेंज होता है सपोज, तो उनका जो रिलीजियस बिलीफ जो होता था, मतलब जो भगवान के अंदर जो उनकी किसी भी धर्म के प्रति जो श्रद्धा थी, वो भी क्या होती थी, चेंज होती थी। तो ये सारी चीज जो है वो आपको लिखनी है, मतलब जो जो मैंने मेन पॉइंट जो हाईलाइट किया ना, वो आपको अपने मतलब उसके अंदर मेंशन करना है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मेजर डेवलपमेंट ऑफ हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशंस ड्यूरिंग द पीरियड 700 टू 750 एडी, मतलब जो 700 से लेके जो 1750 के बीच का जो टाइम है, 1000 साल का, इसके अंदर जो हिंदू धर्म था वो तो पहले से ही था, ठीक है ना। उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट आए, तो यहाँ पे बताना है कि उस समय क्या हुए, न्यू डाइट मतलब बहुत सारे चेंजेस आए। सबसे पहले पॉइंट तो ये लिख देने का है, मतलब नए नए भगवान जो है उसकी वो पूजा करनी उस समय चालू हो गई। तो जो भगवान होते थे उनके लिए क्या बनाए जाते थे, टेम्पल्स बनाते थे, ठीक है। अब ये जो टेम्पल्स होते थे कौन बनाते थे, जो राजा लोग होते थे वो उस समय वो बनाते थे, ठीक है। अब अगर टेम्पल्स बनेंगे तो जो ब्राह्मण्स लोग होंगे वो क्या करेंगे, उनको काफी रिस्पेक्ट मिलती थी, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। क्यों, क्योंकि उनको जो संस्कृत का जो नॉलेज था वो क्या था, काफी था, ठीक है ना। तो ये मतलब बताया गया था, ठीक है। अब ये जो ब्राह्मण लोग हैं इनको इतना रेस्पेक्ट मिलता था, तो उनके जो क्या होते थे, पेट्रोन्स होते थे, मतलब उनको मतलब क्या देते थे, लोग बाग मतलब इज्जत देते थे, उनको पैसा देते थे, ठीक है ना। तो उस समय ब्राह्मण जो लोग थे उनकी बहुत ज्यादा क्या होती थी, हिंदू धर्म में क्या थी, बहुत ज्यादा वैल्यू थी, ठीक है। अब एक और चेंजेस ये आया था भक्ति, ठीक है ना। भक्ति जो है मतलब भगवान की पूजा करना है, आरती करना है, क्या मतलब इनके जो आइडियाज जो है वो भी उस समय क्या हुए थे, डेवलपमेंट हुए। तो ये जो मेन पॉइंट है वो आपको लिखना है। मतलब लोगों का क्या होता था, पर्सनल डाइटी होता था, ठीक है ना। और मतलब ठीक है ना, वो जो उनका पर्सनल भगवान होता था वो मतलब क्या करते थे। अब क्या होता था कि मतलब लोगों का उस समय क्या होता था, पर्सनल डाइटी, मतलब कोई भगवान जो है हनुमान, मतलब कोई लोग जो है वो हनुमान जी को मान रहे हैं, कोई भगवान शिव को मान रहे हैं। तो जो मतलब अलग अलग मतलब उनको अपना प्यार बताना है, उनको अपनी श्रद्धा बतानी है, तो वो क्या करते थे, वो जो भक्त होते थे वो बिना प्रिस्ट के भी क्या करते थे, अपनी रिचुअल्स जो है वो क्या कर सकते थे, परफॉर्म करते थे। उस समय ये चेंजेस आए थे वहां पे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ठीक है ना, मतलब टेम्पल्स बनेंगे उसमें मतलब नए नए भगवान आए, मतलब अलग अलग तरह के भगवानों की पूजा होने लगी, भक्ति होने लगी, ठीक है ना। और ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट भी मिलता था वहां पे, क्योंकि संस्कृत का नॉलेज था। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको इसके अंदर कवर करने हैं। ओके, अब अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, विच न्यू रिलीजन्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 700 एंड 750 एडी। ओके, तो इसके अंदर मैंने जैसे टॉपिक के अंदर बताया गया है कि जो टॉपिक का नाम है वो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन है। तो ओल्ड रिलीजन के बारे में हमने हिंदू धर्म के अंदर पढ़ लिया, लेकिन जो 700 से लेके जो 1750 के बीच का टाइम है, उसके अंदर जो नया रिलीजन आया था वो कौन सा था, तो वो था इस्लाम, ठीक है ना। इस्लाम जो धर्म है वो मतलब नए धर्म के रूप में क्या हुआ था, वहां पे एमर्ज हुआ था, निकला था, ठीक है ना।
अब कैसे आया था ये, तो मतलब जो 17th सेंचुरी जो थी, ठीक है, 17th सेंचुरी जो थी उसके अंदर मतलब जो मर्चेंट होते थे, माइग्रेंट्स होते थे, मतलब जो बाहर से आते थे, वो किसको लेके आए थे हमारे इंडिया के अंदर, होली कुरान को क्या कर के लेके आए थे वो, ठीक है ना, वो लेके आए थे, ठीक है ना। और उस समय जो रूलर्स जो थे, उस समय के जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, इस जो इस्लाम है, उल्मा है, जूरिस्ट लोग होते थे, थियोलॉजियंस होते थे, इनके क्या होते थे, वो पेट्रोन्स होते थे। मतलब वो उस कुरान को कौन पढ़ेगा, जो जिसको मतलब ये जो लोग होते थे ना, इस्लाम है, उलेमा है, ये जो लर्न थियोलॉजियंस है, जूरिस्ट है, ये लोग ही पढ़ सकते थे। तो जो राजा लोग होते थे वो उनको क्या करते थे, वो उनके क्या होते थे, पेट्रोन्स होते थे, मतलब ठीक है ना, वो उनको मतलब बताते थे धर्म के बारे में, तो वो उनको पैसा वगैरह वो सब कुछ देते थे, ठीक है ना। अब ये चीज, अब हमें पढ़ना है इस्लाम धर्म के बारे में, ठीक है ना। नया रिलीजन आ तो गया, कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब ये है क्या इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म के अंदर क्या है, मतलब पूरा का पूरा लिखा हुआ है, उनकी होली बुक जो थी ना कुरान, तो ये कुरान आपको पूछा जा सकता है कि जो इस्लाम, जो मुस्लिमों की जो होली बुक है, जैसे कुरान कुरान ना, उसके अंदर पूरा इस्लाम धर्म के बारे में लिखा है। तो जैसे हिंदू धर्म की भगवत गीता है, उसके अंदर पूरा हिंदू धर्म के बारे में लिखा है। तो उसके अंदर ये लिखा गया है कि मतलब जो भगवान है या जो अल्लाह है वो क्या है, वो एक है, ठीक है ना। तो ये उसके अंदर लिखा गया है, ठीक है ना। अब जो इस्लाम धर्म है उसमें भी दो तरह के मुस्लिम्स होते हैं, एक तो होते हैं शिया मुस्लिम्स और दूसरे होते हैं सुन्नी मुस्लिम्स। अब जो शिया मुस्लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो जो प्रोफेट मोहम्मद का नाम आपने सुना होगा, तो जो प्रोफेट मोहम्मद का जो सन इन लो है, जिसको क्या बोला जाता है, अली, मतलब जो लोग प्रोफेट मोहम्मद के जो सन इन लो, जो जिसको बोलते हैं अली, ठीक है ना, जिसका नाम है अली, उसको जो मानता है वो है शिया मुस्लिम, ठीक है। और सुन्नी मुस्लिम वो मुस्लिम है जो किसको मानता है, खलीफा जो होते हैं ना उसको, और उसके जो सक्सीदी, उसके मतलब जो खलीफा है, उसके जो बाद के खलीफा के जो बाद के जो लोग हैं उनको, उनको मतलब उनकी बातों को जो मानते हैं वो है सुन्नी मुस्लिम। तो आपको क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिया मुस्लिम्स क्या होते हैं, सुन्नी मुस्लिम्स क्या होते हैं। तो शिया मुस्लिम जो अली, जो अली कौन है, वो है प्रॉफेट मोहम्मद का सन इन लॉ, ठीक है ना, उसको उसके मतलब जो मतलब उसकी बातों को मानते हैं, उसके फॉलोवर्स हैं, तो उसको बोलते हैं शिया मुस्लिम। और सुन्नी मुस्लिम जो होंगे वो होंगे जो खलीफा और उसके मतलब जो फॉलोवर्स है उसको मानते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये बताया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि मतलब ये जो, ये तो है ही है, लेकिन इनके जो मतलब जो स्कूल्स वगैरह होती है, इनके मतलब जो ट्रेडिशन है, थियोलॉजी है, मतलब ये इनके अंदर भी क्या होते हैं, काफी डिफरेंसेस होते हैं। तो कुछ लोग की स्कूलें भी हैं इंडिया के अंदर, तो उसका नाम यहाँ पे आपको बताया गया है, हनाफी एंड शाफी, ठीक है ना। तो ये नाम आपको, ये मैंने यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी है, ठीक है ना। तो न्यू रिलीजन के बारे में आए तो आपको पूरा बताना है कि कैसे आया, इस्लाम धर्म कैसे आया, और इस्लाम धर्म है क्या, शिया मुस्लिम क्या होते हैं, सुन्नी मुस्लिम क्या होते हैं, वो सब आपको क्या करना है, इसके अंदर से लिखना है, ओके। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर करेंगे। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, ओके। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की वर्कशीट नंबर 7, और ये वीडियो का है पार्ट नंबर 7, ओके। वर्कशीट को आपको एंड तक जरूर देखना है, क्लियर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सारे क्वेश्चन आंसर्स इस टॉपिक से रिलेटेड जो होंगे मतलब कवर हो जाएंगे, क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, इसको वीडियो को देखने के बाद में लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, क्लियर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 7, जिसका टॉपिक क्या है, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। मतलब इसके अंदर हम जो इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो पीरियड्स थे, अलग अलग पीरियड्स का क्या नाम रखा गया, क्यों रखा गया उनका नाम इस तरीके से, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडर्न टाइम क्या होता है, मेडिवल पीरियड क्या होता है, वो सब हम क्या करने वाले हैं, अर्ली पीरियड क्या होता है, एंशियंट पीरियड क्या होता है, वो सब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड। मतलब जो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको जो हिस्टोरियंस ने 3 पीरियड के अंदर कैसे डिवाइड किया, किस बेस पे डिवाइड किया, ठीक है। अब उन्होंने डिवाइड तो कर दिया, क्या उसके अंदर कमियां है तो वो आपको बतानी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बताया गया है। तो जो हिस्टोरियंस लोग जो थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया, यह तो हमें पता है, लेकिन किस बेसिस पे मतलब
मतलब डिवाइड किया है, तो उन्होंने बताया कि सोशल और जो इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उस समय कौन सा, मतलब उस बेसिस के ऊपर, और मतलब जो धर्म के प्रति उनके जो क्या आइडिया है, क्या बिलीफ है, उनके बेसिस के ऊपर जो हिस्टोरियंस लोग जो थे उन्होंने क्या करा, इंडियन हिस्ट्री को 3 टाइम के ऊपर डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। मेनली मतलब सोशल, मतलब हिंदू धर्म के है तो उसका नाम अलग दिया, मुस्लिम है तो अलग नाम दे दिया, ठीक है ना। और इस तरीके से जैसे ब्रिटिश लोग आ गए जिस पीरियड में, तो उसको अलग नाम दे दिया, तो उस हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था सबसे पहले, ठीक है। अब सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने ये ग्रीन कलर की लाइन हाईलाइट की है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडियन हिस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है ना। उसको क्या करा, मतलब जो लार्ज सेगमेंट जो है उसके अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि उसकी इंडियन हिस्ट्री के बारे में मतलब क्या हो जाए, इजी हो जाए हमें पढ़ना, ठीक है ना। तो उसके बेसिस के ऊपर मतलब जो इंडियन हिस्ट्री है उसको मतलब डिवाइड कर दिया, ताकि क्यों डिवाइड कर दिया, ताकि हम इंडियन हिस्ट्री के को मतलब उसके बारे में स्टडी करना जो है वो हमारे लिए आसान हो, ठीक है। और हर पीरियड को डिवाइड कैसे किया, हर पीरियड को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो यहाँ से आपको बताना है कि मतलब यहाँ पे ये चीज अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन मतलब जो हिस्ट्री है उसके पीरियड को हिस्टोरियन से डिवाइड मतलब कैसे डिवाइड किया उस पीरियड को, मतलब टाइम को, पूरी हिस्ट्री को कैसे 3 पीरियड के अंदर डिवाइड किया, तो उसका आंसर जो है वो ये जो मैंने जितना भी ये बताया ना आपको, ये सारे पॉइंट जो है वो उसके अंदर लिखने हैं। अब वो कितने पीरियड के अंदर डिवाइड किया वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो जो मतलब जो मतलब हिस्टोरियन जो थे उन्होंने इंडिया का जो हिस्ट्री का मतलब जो टाइम था उन उसके बेसिस के ऊपर मतलब इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड के अंदर डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ओके। तो सबसे पहले कौन आए थे, हिंदू लोग आए थे, तो हिंदू मतलब उस पीरियड को हिंदू बोल दिया। फिर उसके बाद में मुस्लिम रूलर्स आए थे तो उसके उस पीरियड को मुस्लिम बोल दिया। फिर मुस्लिम के बाद में कौन लोग आए थे, ब्रिटिश लोग आए थे, तो उसके बाद में ब्रिटिश लोग बोल दिया, ठीक है ना। तो बस ये इसी बेसिस के ऊपर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश जो है वो डिवाइड, मतलब ये बेस ही था, ठीक है ना। तो इसके अंदर सिर्फ ये चीजें बताई गई कि मतलब जो मतलब किस रिलीजन का रूलर जो है वो मतलब वहां पे उस हिस्ट्री के अंदर रूल कर रहा है, उसके बेसिस के ऊपर मतलब इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया था। बाकी मतलब उस समय में क्या इकोनॉमिकल, सोसाइटी और कल्चरल के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं था। कौन सा रूलर है, अगर हिंदू रूलर रूल कर रहा है तो वो हिंदू पीरियड, मुस्लिम कर रहा है तो मुस्लिम रूलर, ब्रिटिश लोग रूल कर रहे हैं तो वो ब्रिटिश पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से डिवाइड किया गया, ठीक है। अब इसके क्या ड्रॉबैक रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर उस समय बहुत ज्यादा क्या हुई थी, रिच डाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे, लेकिन उनका मतलब उस डेवलपमेंट का ये जो डिवीजन किया गया ना, ये जो पीरियोडाइजेशन किया गया है उससे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। इसीलिए जो काफी जो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस थे वो मतलब ये जो डिवीजन जो था, ये जो डिवाइड मतलब किया गया ना इस पीरियड टाइम को, उससे क्या कहते हैं, वो एग्री नहीं थे, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, मतलब बता सकते, मतलब लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखना है कि 3 पीरियड कौन कौन से थे, ठीक है, उसके बारे में लिख देंगे, और ये कैसे मतलब डिवाइड किया गया, ये जो है उसका आंसर में आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अभी हमने पढ़ा है कि जैसे मतलब हमने वो पीरियड वाला पढ़ा था, ठीक है ना, जैसे हमने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश वो डिवाइड वाला पढ़ा। लेकिन हम हिस्ट्री को की स्टडी और कैसे कर सकते हैं, जैसे हम मतलब जो अगर हमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते के बेसिस पे भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आएगी मेडिवल हिस्ट्री, फिर उसके बाद में आएगी मॉडर्न हिस्ट्री। तो उस बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मतलब अर्ली हिस्ट्री मतलब एंशियंट हिस्ट्री है, तो उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ते हैं, अर्ली फार्मर्स के बारे में पढ़ते हैं, पीपल मतलब जो टाउन और विलेजेस के अंदर जो लोग होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जो पहले के एम्पायर और किंगडम है उनके बारे में पढ़ते हैं। जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके अंदर हम क्या करते हैं, मतलब जो पीजेंट्स लोग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ रीजनल और पान रीजनल एम्पायर बने थे उसके बारे में पढ़े, हिंदू और जो मुस्लिम धर्म है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के बारे में, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम ये पढ़ेंगे, मॉडर्न मतलब मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हम ये पढ़ते हैं। तो वो डिवीजन अलग है, ये डिवीजन
डिवीजन अलग है। तो मतलब डिवीजन मतलब इंडियन हिस्ट्री को आप पढ़ रहे कैसे होता है, मतलब ठीक है ना, कैसे टाइम पे पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इंडियन हिस्ट्री को क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है कि मतलब जैसे व्हाई वर द प्रॉब्लम ऑफ स्टडीइंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज अ यूनिट, वन यूनिट, मतलब पूरी इंडियन हिस्ट्री जो है उसको क्या हम एक साथ पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री जो है वो अलग होगी, मेडिवल हिस्ट्री अलग है, मॉडर्न पीरियड जो होगा उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, डेवलपमेंट होंगे। ठीक है ना, अब मॉडर्न पीरियड जो है उसके अंदर इतने सारे डेवलपमेंट हुए हैं, तो मतलब वो हम ऐसे सोचेंगे कि जो मेडिवल पीरियड है मतलब उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो जो कहने का मतलब ये है कि हर टाइम के हिसाब से मतलब जो वहाँ पे जो अलग अलग हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के हिसाब से जो डेवलपमेंट हुआ है वो अलग अलग टाइम के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो मतलब जो 100 सालों के अंदर जो चेंजेस हुआ ना वो बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब 8th सेंचुरी से जो 16 और 17th सेंचुरी जो है वो 8th और 11th सेंचुरी से जो है वो एकदम अलग है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है वो एक साथ जो है वो पूरी हिस्ट्री को एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी मैंने जैसे अर्ली हिस्ट्री के बारे में बताया, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताया, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आप लिख सकते हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो वो पीरियड अलग है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियड जो था उसके अंदर हिस्ट्री मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, तो वहां पे जो इकोनॉमी मतलब जो बिजनेस जो थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, प्रॉस्परेट हो गए थे, मतलब पैसा कमाने की जो होती है ना उम्मीद वो बहुत ज्यादा हो गई थी। तो इसीलिए जो यूरोप, इसके बाद में क्या हुए, मतलब जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो है वो हमारे इंडिया के अंदर आई और काफी सालों तक क्या किया, रूल किया। तो ये पूरा जो है वो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको लिख देना है। तो मतलब ये टॉपिक पे एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट लिखे क्या इसके अंदर, तो मैंने आपको क्या किया है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आप क्या करेंगे, हर क्वेश्चन जो वर्कशीट होती है उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है उसको आप एक नोटबुक में पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिख लीजिए। ओके, तो आपको क्या रहेगा, बहुत इजी रहेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि वीडियो मतलब बार बार ही देखने से तो बेटर है कि आप वीडियो को पॉज करके करके कर सके, अपने क्वेश्चन आंसर्स लिख लें। तो आपको क्या करना है, वर्कशीट देख लिया आपने, अब आपको लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ओके।